चलो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कैसे हो रहा है। तो कह रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैन बी यूज टू ऑब्टेन एबव कंपाउंड, है ना। इस कंपाउंड में से फ्रीडल क्राफ्ट इसमें से आ सकता है। तो मान लो अगर आपके पास ये कंपाउंड रहता, ठीक है, अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते तो आ जाता है इसके पैरा पे, है ना, जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग। अगर ये कंपाउंड आपके पास टॉल्यूइन रहता, ठीक है, यहाँ भी हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते तो आ जाता है, क्योंकि यही पूछा कि किसको ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा यार। एक तो यहाँ -R लगाएगा तो डीएक्टिवेटिंग है, तो यहाँ तो गारंटी भी नहीं कि होगा कि नहीं होगा। अगर होबो करेगा तो मेटा पे आएगा, पैरा पे कहाँ से आ जाएगा। अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, उसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पहले तो होगा नहीं, मुश्किल है। अगर होता भी है तो मेटा पे आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बनना। देखो ये भी आप जो Br है बहुत वीकली डीएक्टिवेटिंग है, और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से आप नहीं बना सकते, समझ रहे हैं, बन ही नहीं सकता है। चाहे नाइट्रोबेंजीन से इसको बना लीजिए तो बनेगा ही नहीं, मेटा पे जाएगा, होगा ही नहीं पहले तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसमें थर्ड हो गया, बाकी सब हो जाएगा बेटा, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको अरेंज करना है यार, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ है नहीं, है ना, बस हम खाली वहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, बताओ जरा मुझे बताओ। ये +R लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा लगाएगा, +I लगाता है, साथ में क्या है +H भी लगाता है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब -R भी लगाता है, लेकिन यहाँ +R बहुत ज़्यादा है यार। तो इसका सबसे ज़्यादा मतलब, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग है, तो एक्टिवेटिंग हो जाएगा। तो इसका सबसे तेज किसका होगा, थर्ड वाले का होगा। फिर किसका होगा, फर्स्ट वाले का होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर इसका होगा। और ये तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा -I लगा देगा ना, समझ रहे हैं, बहुत -I लगेगा तो डीएक्टिवेट कर देगा। तो सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो अटैक नहीं होगा, जानते होगा तुम लोग, है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये विथड्रॉइंग है, बाकी दो को डोनेटिंग है, और ये कुछ नहीं, ठीक। तो ट्रेंड हो गया। अब 63 में कह रहा है कि NaOH से तुमको रिएक्शन करवाना है। किससे रिएक्शन करवाना है, NaOH से, ठीक है। तो बेटा देखो कहीं ना कहीं ये क्या तुम्हारा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो तुम्हारा है ये सेकेंड डिग्री है, हाँ ध्यान देना, है ना। तो तुम्हारा यही बनेगा बेटा, ठीक है ना, SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर ये थर्ड डिग्री रहता तो SN1 हो जाता, ठीक है ना। तुम्हारी अरेंजमेंट होता, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक। तो यही होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब लिखा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ब्यूट-2-इन या 2-ब्यूटीन, मतलब ब्यूट-2-इन, मतलब ये देखो बेटा, ये है तुम्हारा, ये यही है तुम्हारा। अब ये कह रहा है पहला कि सीस और ट्रांस आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल। तो इंटर कन्वर्ट कैसे होगा, इंटर कन्वर्ट नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। फिर कह रहा सीस बीट हैज लेस डाइपोल मोमेंट, तो गलत दिया हुआ ना बेटा। जो तुम्हारा ट्रांस वाला होता है ना, उसका डाइपोल कट जाता है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। और सिस वाला नहीं कटता तो उसका डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ कह रहा है कि सिस का डाइपोल मोमेंट क्या है, 0, मतलब कम है, तो गलत है ना। ट्रांस का क्या होता है, 0 होता है, तो सिस का उससे कम, तो नेगेटिव थोड़े होता है, ऐसा नहीं ना। ट्रांस का जो होता है डाइपोल मोमेंट वो कट जाता है, म्यू क्या होता है, 0। यहाँ पे म्यू, सॉरी, जो ट्रांस है उसका म्यू बराबर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और इसका क्या होता है, सेम साइड में होने की वजह से कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, पढ़े होगे तुम लोग, है ना। सी है तो ऐसे इसका क्या है, दोनों डाइपोल जुड़ के एक डाइपोल मोमेंट नेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सिस पोलर होता है, सिस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से ज़्यादा, और इसका क्या होता है, 0, ट्रांस का कम, सिस का ज़्यादा। हो गया, आसान सवाल था। अगला कह रहा है मेजर प्रोडक्ट। तो देखो बेटा यहाँ से जब रिएक्शन कराओगे तो पिछली बार भी था, जब भी KMnO4 से रिएक्शन होगा तो बेटा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड पहली बार में। बल्कि KOH है तो तुम यहाँ कह सकते हो, K भी ला सकते हो। KMnO4 के साथ में KOH है, बेसिक मीडियम है, तो यहाँ बल्कि पोटेशियम तुम कर लो, पोटेशियम बेंजोएट बना लो, ठीक है। अब उसके बाद फिर किससे कह रहा है रिएक्शन करवाने के लिए, H2SO4 और HNO3 से, ठीक है ना। तो अगर HNO3 H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो फिर यहाँ एसिडिक मीडियम हो गया, और फिर रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे ना बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और इसके मेटा पोजीशन पे कौन है, NO2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि तुम पाई बॉन्ड बता दो। तो जानते हो ना बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक पाई बॉन्ड तुम्हारा क्या होगा, इस ग्रुप में होगा, और एक तुम्हारा NO2 वाले में होगा, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड होगा, 5। NO2 वाले में होगा ना पाई बॉन्ड, ऐसे जो ग्रुप हम बनाते हैं। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, COOH में होबे करेगा, देख लो यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, COOH में हो गया, 3 यहाँ हो गया, 5 पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलो बेटा, है ना,
छोटा कर लेता हूँ। आगे, अब ये सबको पता है कि जब यहाँ से रिएक्शन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, एम रूल से एडिशन होगा, हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम, एम रूल के हिसाब से रिएक्शन होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप बना लीजिए, आपका यहाँ पे सेकंड डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, वहीं पे OH आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बार बार पता है कि जब भी इसको हाइड्रोबोरेशन डीऑक्सीडेशन बोलते हैं, देखो होता तो एम रूल के तरह है लेकिन प्रोडक्ट फाइनल एंटी एम रूल टाइप का बनता है, लुक्स लाइक, है ना। तो यहाँ पे OH वहाँ अटैक करेगा, फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल बनाएगा, है ना। तो आप इसमें बना लीजिए, आपका क्या क्या इसमें कह रहा है बनाने के लिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल बनेगा, यानी OH का अटैक यहाँ पे होगा, और इसमें OH का अटैक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन सेकंड डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पे अटैक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपका हो गया 66। आगे चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है स्टीरियम और पॉसिबल, तो इसमें कुछ नहीं करना है बेटा। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, दो ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक ऑप्टिकल सेंटर, यानी टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, 3, तो 2 की पावर 3 बराबर 8। अब देखो यहाँ इंड सेम नहीं है। अब देखो यहाँ क्या कार्बन है, इसके अगर देखोगे ग्रुप है ना, यहाँ छोटा करके इस ब्रोमीन को देखो तो एक ग्रुप तो एक हो गया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, एक ये ग्रुप होगा, एक ये बड़ा वाला ग्रुप हो गया। तो इंड सेम नहीं है यार, है ना। यहाँ जैसे इंड जो है ना देखो अलग अलग है। यहाँ पे ब्रोमीन के बाद जो है क्या कार्बन है ना, ब्रोमीन के बाद जो है यहाँ कितना कार्बन है, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, वो शिफ्ट हो रहा। ब्रोमीन के बाद यहाँ पे कितना है, 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ ब्रोमीन के बाद कितने हैं, ज़्यादा कार्बन, 1 2 3, है ना, ऐसे ज़्यादा कार्बन है। ठीक है ना, एक इधर साइड में भी है। ठीक है ना, तो इंड सेम नहीं है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यहाँ पे। ठीक है ना, तो इंड सेम ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना। ध्यान देना, इंड सेम नहीं है, समझना है। ठीक है ना, ये कंपाउंड एक ब्रोमीन के साइड में ऐसा है ना, एक ऐसा लगा हुआ है, यहाँ देखिए ब्रोमीन से एक ग्रुप ये है, और एक ग्रुप है उसमें ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे, एक डबल बॉन्ड है। तो इंड दोनों ग्रुप क्या अलग अलग है, नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, इंड सेम नहीं है, तो बस सीधे 2 की पावर 3 जितने स्टीरियो सेंटर है, फार्मूला है तो 8 हो गया। चलिए अब आगे कह रहा है जेंडाल मेथड इज अप्लीकेबल टू एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोबेंजीन। गलत है बेटा, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके कहाँ तक लाना, अमोनिया तक लाना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत हाई ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो जेंडाल टेस्ट को नहीं देता है। और यहाँ साफ साफ से क्या है, देखो इसका रीजन लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन नाइट्रोबेंजीन कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू अमोनियम साल्ट, है ना। तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है, गलत है। नाइट्रो ग्रुप में नहीं मिलता है जेंडाल टेस्ट। ठीक है, पिछली बार भी ये टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, रीजन ये है कि उसको वहाँ अमोनिया तक रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, या आसान नहीं होता है। चलो 69 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ Cl2 है, H में सनलाइट है, तो फिर सीधे सीधे क्या हो जाएगा बेटा, है ना, तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और हमेशा कौन सा सब्स्टिट्यूशन प्रेफर होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो Cl है इसके एलाइलिक पोजीशन पे यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो जो पहला प्रोडक्ट तुम्हारा ए बनेगा और सब्स्टिट्यूशन वाला बनेगा, यानी ये प्रोडक्ट में ये दोनों तो होगा ना, इन दोनों में से ही कोई होगा। ये तुम्हारा ए प्रोडक्ट हो गया, इधर दो, ये दोनों होगा, Cl ऊपर नीचे आएगा। ठीक, अब अगली बार CCl4 की बात कर रहा है। जब CCl4 को हम लेकर आएंगे बेटा तो वहाँ पे एडिशन हो जाएगा, समझ रहे हैं, हेलोजिनेशन में एडिशन हो जाएगा, हेलोजन दोनों साइड में जुड़ जाएगा, है ना। विसिनल डाइहेलाइड बनता है, पढ़े होगे कि देखो ये रिएक्शन दिया हुआ अल्काइल हेलाइड के प्रिपरेशन में। ठीक है ना, कि जब भी Br2 CCl4 रहेगा तो विसिनल अगल बगल Br जुड़ेगा, और अगर क्या रहेगा सनलाइट के साथ लाओगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अल्केन जो है यहाँ अल्केन वाला हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे यही बनेगा बेटा, है ना, क्योंकि जब भी क्लोरीन बड़े बड़े ग्रुप हैं तो सेम साइड नहीं अपोजिट साइड में जुड़ेगा, साइक्लोहेनिलियम आयंस। ठीक है ना, तो चलिए ये आपका हो गया 69। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। अब लिखा है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, sp कार्बन है, यहाँ पे देखो तो sp2 कार्बन है, और ये sp3 कार्बन है, और ये भी sp3 कार्बन है। तो सबको पता है कि जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है वो sp कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिव भी होता है, एसिडिक भी होता है। ठीक है, तो सबसे आगे तो यही हो जाएगा, उसके बाद sp2 आएगा, उसके बाद sp3, दोनों हैं, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। अब अगर हम H+ निकाल लेते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3rd डिग्री का कार्बन आयन, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1st डिग्री का कार्बन आयन बनेगा। ठीक है ना, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो 3rd डिग्री का कार्बन आयन हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, प्लस आई लगाएगा ना बेटा। तो 3rd डिग्री का कार्बन आयन हाईली अनस्टेबल, तो ये सबसे कम एसिडिक होगा, किसी भी जन्म में H+ लूज नहीं करेगा, ये सबसे आराम से करेगा, एसिडिक होता है। और ये क्या है, इससे जल्दी लूज करेगा। तो इसका आंसर बस यहीं से तुमको पता चल गया होता है, ये साफ साफ देख के खाली हाइब्रिडेशन निकाल लेते तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ए,
उसके बाद कौन हो जाएगा बी, और इन दोनों में आगे कौन हो जाएगा तो सी सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि थर्ड डिग्री का H+ निकलेगा तो थर्ड डिग्री का बनेगा ना कोएनाइन, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको करना था बेटा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा है 71, ये कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग कैटायन, कैटायन है कार्बोकेटायन को, कैटायन को, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यही तो होगा ना बेटा, यहाँ देखो रेजोनेंस है सीधे सीधे, यहाँ जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वहाँ रेजोनेंस पे जाके चला जाएगा उसके पास, ठीक है। तो हाँ रेजोनेंस है प्लस R इफेक्ट लग रहा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। बाकी जगह रेजोनेंस नहीं है तो काम खत्म होगा, ठीक। चलिए अब लिखा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट चेन आइसोमर ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन। तो साफ साफ दिख रहा है यार 3 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन ऐसे है तुम्हारा, ये 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, और 3 मिथाइल पेंटेन बनाओगे तो कैसे हो जाएगा बेटा, ऐसे हो गया। तो ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर थोड़ी है। चेन तो दोनों में सेम है ना, 5-5 का चेन सेम है, दोनों पोजीशन आइसोमर है बेटा, ठीक है। चलो अब हम 72 के बाद 73 पे चलते हैं। देखा मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ है नहीं, है ना, तुमको अपने हिसाब से देखना है। तो लिखा है जैसे दो मैं समझा देना, जैसे 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन हैविंग 1 सेकेंडरी कार्बन पर मोलिक्यूल। इसमें एक ही सेकेंडरी कार्बन, इसको हम बना लेते हैं बेटा। जैसे मान लो पेंटेन है तो इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा लेंथी सवाल है। अब देखो कह रहा है 2,2, तो यहाँ बना दो, और फिर क्या बना दो 4,4, तो ऐसे ऐसे बना दो इसको तुम, है ना। इसी हिसाब से तुमको बनाना है इसको, ठीक है। पेंटेन हो गया 2,2,4,4। अब देखो बस यही सेकंड डिग्री कार्बन है, बाकी कोई इसमें सेकंड डिग्री कार्बन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट सही है ना। उसी तरह से तुमको चेक करते चलना है। तो इसमें हाइड्रोजन वगैरह गिनना है, तो मुझे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है। तो पहला सही सूत्र आप गिनते चलिए इस तरह से, कार्बन हाइड्रोजन आपका आ जाएगा। आप कौन सा ऑप्शन पे चले आएंगे, ठीक है, इस ऑप्शन पे चले आएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर गिन लेंगे ना, कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बना के गिनना है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको। अब अगला है कि करेक्ट कह रहा है, तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, आपको ऑलरेडी बताया गया था, जो लेसन टेस्ट होता है मैंने बताया था। इसमें आपको बेटा ये सब याद रखना है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा आपको सब याद होना चाहिए, समझ रहे हैं। बिना याद के काम नहीं होगा। कि अगर आपके पास नाइट्रोजन है, कौन है नाइट्रोजन, तो ये क्या होगा, तो प्रूसियन ब्लू कलर आता है, ठीक है। अगर आपके पास क्या आपका दिया हुआ सल्फर है, तो सल्फर के लिए क्या होता है, वायलेट कलर आता है। सब बेटा आपको याद रखना है, इसमें कुछ समझना नहीं है, याद रहेगा। सब कलर दिया हुआ NCERT में, रट लीजिएगा, उसी हिसाब से आपका सवाल होगा, ठीक है ना। चलिए विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, और इसका नाम किसका है। तो देखो अब नाम है, नोमेनक्लेचर है, तो चलो हम देख लेते हैं। जो चौथा वाला दिया हो, तो चौथा में देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो यहाँ हाइड्रोक्सी कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो ये गलत हो गया। बाकी एक आध और देखना है तो देख लो, मान लो इसी को देखना है तो 1 2 3 4, ये तुम्हारा क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, और तीसरे नंबर पे क्या है, फिनाइल है ना। तो सही है तुम्हारा ये वाला क्या है, गलत नाम है, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, नोमेनक्लेचर है, नंबरिंग करो, चेक करो, पहुंच जाओगे यहाँ पर, ठीक है। चलो अब लिखा विच ऑफ फॉलोइंग कॉलम 1 विथ, उसके साथ कॉन्जुगेट एसिड बेस को मैच कराना है। तो देखो इसका तो यही हो जाएगा, ये स्पीसीज है, और इसका जब कोई भी बेस H+ लेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बना लेता है। उस तरह ये है HCO3-, इसको एक बार दोगे तो H2CO3 बन जाएगा, वैसे H2OCA बन जाएगा। ये H+ लेगा तो ये बन जाएगा, मैच करा लो बेटा, पहला हो गया, ठीक ना। चलो आगे फिर लिखा है अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो प्रिसिपिटेशन क्या है, नहीं बनेगा, गलत दिया हुआ है। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब आयंस ज़्यादा, तो प्रिसिपिटेशन होगा, ठीक। अगला है सोलेबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज हाईएस्ट लिमिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला क्या है, गलत है। भाई आयनिक प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, KSP के बराबर, तभी सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड। अगर कम रहेगा KSP, अगर आयनिक प्रोडक्ट से कम रहेगा, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा, तो सुपर सैचुरेटेड प्रिसिपिटेशन, और अगर आयनिक प्रोडक्ट कम रहेगा, KSP ज़्यादा रहेगा, तो अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है ना, तो यही ध्यान रखना आप लोगों को, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है बेटा। चलिए ये आपका हो गया 77। देन क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। तो इसमें आपको KSP मैच कराना, तो इसमें कुछ है नहीं, एक दो मैं लिख देता हूँ। जैसे एल्युमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, AlPO4, और जब ये तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, Al+3 बनेगा, साथ में PO4-3 बनेगा बेटा, यहाँ S, KSP बराबर S² होगा बेटा, यहाँ से ऐसे मैच करा लो। मर्क्यूरस क्लोराइड का फार्मूला बस खाली जानते बेटा तुम, Hg2Cl2 बनेगा, और ये जब टूटेगा बेटा तो ध्यान रखना है कि
ये +2 एक साथ रहता है, 2Cl माइनस बनता है बेटा, तो यहाँ S यहाँ 2S, फिर अपना KSP लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये S और 2S का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4SQ आ जाएगा बेटा, है ना। यहाँ से ऐसे देख लो। उस तरह तुम जानते होगे कि जो फेरिक सल्फेट है, तो फेरिक सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। Fe का होता है तुम्हारा थ्राइस और SO, सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा, Fe का क्या होता है ट्वाइस और ये क्या होता है थ्राइस। तो यहाँ से तोड़ोगे, ट्वाइस है बेटा, 2 है फेरिक सल्फेट, तो यहाँ से तोड़ोगे तो 2S आएगा, उसका पावर क्या है 2 आएगा, यहाँ से तोड़ोगे तो 3S आएगा, उसका पावर क्या है 3 आएगा, तो इसका 108 हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से मैच कर लो, हो जाएगा 78 नंबर। फिर 79 में कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, है ना। अभी कह रहा है कि एडिशन ऑफ NH4Cl विथ NH4OH इंक्रीज द आयोनाइजेशन ऑफ लेटर, मतलब NH4OH में NH4OH है, उसमें अगर आप NH4Cl डाल देंगे, NH4OH आपके पास, यहाँ NH4OH बेटा है आपके पास, है ना, उसमें अगर आप NH4Cl ऐड करेंगे, समझ रहे हैं, तो बेटा NH4Cl ऐड करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा बेटा। यहाँ पे NH4OH मतलब NH4 प्लस OH माइनस है, हमने बाहर से NH4Cl डाल दिया, मतलब NH4 प्लस डाल दिया, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो कह रहा है कि आयोनाइजेशन इंक्रीजेज, गलत है, NH4OH बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, मतलब NH4OH से क्या बन रहा था, NH4 प्लस बन रहा था, साथ में OH माइनस बन रहा था, NH4 प्लस कॉमन आयन हुआ तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, तो आयोनाइजेशन घटेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है बेटा, ठीक है। अब अगला कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन, तो बताया गया है कि भाई अल्फा जब हम जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या है होता भी है, अल्फा बराबर हम बताए थे कि √K/C, साफ साफ है कि अगर आप अल्फा को क्या है इसको घटाएंगे तो ये आपका क्या है बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो कंसंट्रेशन घटाना या वॉल्यूम बढ़ाना या डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब अल्फा को बढ़ाना होता ही है, ठीक। चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर आयोनाइज्ड कंप्लीटली, ये भी सही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन रहेगा तब भी क्या है आयोनाइज कर जाएगा, ठीक है। अगला लिखा है पी के वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस से क्या है, ये गलत दिया हुआ है बेटा, ये तो गलत दिया हुआ है ना आपका, ठीक है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। डी स्टेटमेंट भी क्या है आपका गलत है। पी के प्लस पी के बी कॉन्जुगेट एसिड बेस का पी के डब्ल्यू के बराबर होता है, जीरो थोड़े होता है, मैं बताया हूँ। पी के प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू, या के इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू, बताया था ना बेटा, के इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू होता है। तो उसी तरह अगर दोनों को पी में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पी के गुना प्लस में चला जाएगा, पी के बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पी के डब्ल्यू, ठीक है बेटा, तो गलत दिया हुआ है। कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा, सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पानी क्या है टूटेगा, उतना H प्लस उतना OH माइनस बढ़ेगा और pH क्या है घट जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, थियोरेटिकल है, सारा एक साथ ले आया गया था बेटा, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा आप समझ लीजिए, थर्ड होगा। 80 में कह रहा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपका दिया हुआ है, इस तरह से आपका हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन दिया, इससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको डेल्टा जी नोट निकालना, तो मैं बार बार कहा हूँ कि अगर आपको डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आप सिर्फ पावर पे फोकस कीजिए, ऑप्शन दूर दूर होता है, पूरा चक्कर मत कीजिए। और डेल्टा जी नोट बराबर क्या बताए थे हम, -2.3 RT, -2.3 RT log K, यही ना बताया था बेटा। अब अगर वैल्यू रखोगे तो हमारे 2.3 RT की वैल्यू में कितनी बार बताया हूँ, क्या लेना बेटा, -20 लेना है। टेम्परेचर कितना है बेटा, यहाँ देख लो, टेम्परेचर 400 है तो 400 लोगे बेटा। और जो है पावर, मतलब अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 14 है, तो बस वही समझना, खाली 10 की पावर 14 से मतलब रखना है, और फिर 14 क्या है बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया 200 × 400 × 14, बाकी जो शुरू में 2 है उससे कोई मतलब नहीं, खाली पावर से मतलब रखो, पावर बाहर आ जाएगा। तो 2.3 × R की वैल्यू 20 कितनी बार बताया हूँ, टेम्परेचर 400 हो गया, और लॉग में खाली पावरवा से मतलब उसको बाहर निकाल लो और बट 1000 कर दो। क्यों 1000 करना है चोर, क्यों 1000 करना है बताओ, 1000 इसीलिए करना है बेटा, ठीक है, ताकि क्या आ जाए जरा मुझे बताइए, किलो जूल में आ जाए। यहाँ से कटा लो तो 3 0 से 3 0 गया, तो 4 दूनी के 8 और 8 में 14 से गुना कर दो तो 112 के आसपास आएगा। तो 112 के आसपास ऑप्शन टिक कर लो, निगेटिव में है ना, -112 के आसपास है ना, -110 -112, ठीक है। चल बेटा हो गया ये 80। फिर कह रहा है आपका ये रिएक्शन है और प्लस हीट है। अगर मैं बोला था कि किसी भी रिएक्शन में साथ में प्लस हीट लिखा, मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया, कैसा हो गया, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। अब कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, तो ये सीधे सीधे गलत है बेटा।
अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है मतलब ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है, हाई है, और अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। मैं बार बार बताया हूँ कि अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, कोई चीज़ जल रहा है और आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड, ताकि क्या हो, गर्मी कम हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। चलिए अब लिखा है द गिवन रिएक्शन इज एन एक्जोथर्मिक। तो रीजन तो सही है बेटा कि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन पहला है वो क्या है, गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, रीजन का स्टेटमेंट सही है ठीक ना, रीजन का स्टेटमेंट सही है, वो गलत आपका दिया हुआ है। अब देखिए हीट ऑफ कंबसन आपका दिया हुआ है सबका, तो हीट ऑफ कंबसन ऑफ C3C4H16। देखो बेटा ये सवाल आज तक एक ही बार पूछा है और एम्स में पूछा है, मैंने एक बार बस दे दिया, क्या पता क्योंकि ऐसा सवाल आ गया तो कहीं है नहीं, है ना। इसमें देखो बनता कैसे, अब समझ लो, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार खाली ध्यान देना। जैसे CH4 C2H6 और C3H8। अब यहाँ जब इंथैल्पी ऑफ कंबसन देखोगे तो इसका कितना है 210, इसका कितना है 360.4 माइनस में, और इसकी कितनी है -526.8। अब अरे यार ठीक ना, 526.8 है ये वैल्यू। रुको, ये वैल्यू तुम्हारी C3H8 की वैल्यू कितनी है बेटा, -526.8 है ये, ठीक है। अब इनका जब तुम डिफरेंस निकालोगे बेटा, ठीक है, 210 और 368 का डिफरेंस निकालोगे बेटा, तो तुम्हारा ये 158.4 आएगा बेटा, 0.4 आएगा ये, ठीक। और ये डिफरेंस भी तुम निकाल के देख लो, ये भी तुम्हारा उतना ही आएगा, -158.4। ये आना ही आना है बेटा, ऐसा ही सवाल में बनता है ये, ठीक है। अब देखो इन दोनों में किसका ग्रुप है, होमोलोगस सीरीज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम लोग, थोड़ा सा तो होमोलोगस सीरीज पढ़े हो ना, बस उसी पे बेस है बेटा। इन दोनों में किसका डिफरेंस है, कौन से ग्रुप का, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। इन दोनों में भी किसका ग्रुप है, किसका डिफरेंस है, कौन से ग्रुप का डिफरेंस है बेटा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। अब इसको ऐसे समझो, इसका 210 था, CH2 जुड़ा, C2H6 बन गया, और कितना वैल्यू बन गया, 158 और ज्यादा एनर्जी निकला, 210 से 368 हो गया। फिर से CH2 जुड़ा, फिर 158 जुड़ गया, और कितना बन गया, 526 बन गया। अब उसी तरह बढ़ाते चलो, अब एक और CH2 जोड़ोगे, मतलब 3 से क्या कार्बन होगा, 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन हो गया मतलब C4 क्या हो गया, H10 हो गया। तो कुछ नहीं होगा बेटा, जो ये वैल्यू है उसमें कितना जोड़ दो, -526.8 में तुमको जोड़ना है बेटा। जोड़ना है मतलब कितना है, मतलब बेसिकली माइनस कितना निकाले थे, यहाँ देखने तो जरा, है ना, हमने निकाला था -158.4 जोड़ देंगे ऐसे, है ना, जोड़ देंगे ये, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत करता है PDF, है ना। चलिए खैर आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैं छोटा करता हूँ इसको ऊपर भी करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो ध्यान दीजिए क्या मैंने किया है, ये वैल्यू मैं जोड़ दिया हूँ, ठीक। तो 4 कार्बन क्या होगा, उसी तरह 5वां कार्बन में फिर एक बार जुड़ेगा, 6ठा कार्बन में फिर जुड़ेगा, 7वां में फिर जुड़ेगा, 8वां में फिर जुड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो एक कार्बन वैल्यू कितनी थी बताओ, 210, और कै कार्बन के पूछा तुमसे, 8 कार्बन, यानी 7 बार जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, -210 पहली बार था, और इसमें तुम कै बार करो, 7 बार। 7 बार कितनी वैल्यू जोड़ो बताओ, -150, अरे 5 होगा, 158 पॉइंट कितना निकाले थे, 4, -158.4, है ना। इसको जोड़ना है, देखो 150 लिखे हैं, 5 5 5 8.4, है ना। ये कै बार जोड़ना पड़ेगा, 7। ऐसे समझो 210 था, 158 जोड़े मतलब CH2 जुड़ गया उसमें, फिर 158 जोड़े, फिर CH2 जुड़ गया। अब 7 बार जोड़ेंगे, 7 कार्बन है तो ये गुना करके 7 बार जोड़ दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अच्छा सवाल है, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। 3 बार इसीलिए वैल्यू देता है कि 2 डिफरेंस आप निकाल लीजिए, दोनों बार सेम है, तो हर बार CH2 ग्रुप जुड़ रहा है, तो उसकी वजह से इतना एनर्जी एक्स्ट्रा निकल रहा है, वही जोड़ते जाइए, ठीक है। चलो अब ये दिखा है हीट ऑफ डिसोसिएशन CH3OH का इतना दिया हुआ है ना, केल्विन दिया हुआ है, कैलोरी पर ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका हीट ऑफ डिसोसिएशन का मतलब बेसिकली आपको जानते हैं क्या दिया हुआ है बेटा, उसका दिया हुआ है
इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, वही हीट ऑफ डिसोसिएशन मतलब इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और किस में दिया है बेटा, पर ग्राम में दिया है। तो जो डेल्टा एच आई है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन। वो कितना दिया है बेटा, 0.005, ये ग्राम दिया है 1 ग्राम के लिए। और अगर इसके हम मोलर मास से गुना कर देंगे बेटा, तो ये किसके लिए हो जाएगा, 1 मोल के लिए। ये हो जाएगा अब आपका, है ना, कैलोरी पर मोल में हो जाएगा बेटा। कैलोरी ना, किलो कैलोरी पर मोल में हो जाएगा। एक किलोग्राम और किलो कैलोरी पर ग्राम है, तो अब किलो कैलोरी पर मोल हो गया बेटा। बोलो 1 ग्राम के लिए वैल्यू इतना है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल मतलब 60 ग्राम। तो हमने 60 से गुना किया, अब मोल में चला गया। कह रहा ना कि 1 ग्राम, अगर पर ग्राम का क्या मतलब हुआ, पर ग्राम का मतलब हुआ अगर 1 ग्राम एसिड क्या है, टूट रहा है, आयोनाइज हो रहा है, तो वैल्यू कितनी, 0.005 ग्राम। तो 60 ग्राम या 1 मोल होगा तब वैल्यू कितना, तो इतना, है ना। अब इसमें करना कुछ नहीं बेटा, बस इसको तुम इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अगर तुम 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आ जाएगा। इतना तो गुना उना करने आता होगा ना, ठीक है। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, फिर गुना करोगे तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ गया 0.3। ये क्या हो गया बताओ, किलो कैलोरी पर मोल हो गया तुम्हारा, है ना। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन किसका, CH3OH का हो गया, ठीक है। अब देखो, जब तुम CaOH हॉल ट्वाइस लोगे, है ना, ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और मैं बता चुका हूँ जब भी स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाते हैं, यहाँ ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर हम करवाते हैं, देखो ये बड़ा हो जा रहा है, इसको छोटा करता हूँ और इसको इधर भी ले जाता हूँ, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाएंगे बेटा, ठीक है, तो कितना इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होता है बेटा, पर इक्विवेलेंट होता है ना, बार बार जो ना पर इक्विवेलेंट होता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, ये चीज़ वैल्यू में बताया हूँ, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होता है। अब इसका 1 मोल दिया है, तो 1 मोल मतलब कितने इक्विवेलेंट होगा, वैलेंस फैक्टर कितना बेटा, 2 है, तो इसके हो गया 2 इक्विवेलेंट, मतलब 2 इक्विवेलेंट या 1 मोल CaOH हॉल ट्वाइस रहेगा, तो कितना होगा डेल्टा HN और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कितना होगा बताइए, -13.7 × 2 हो जाएगा किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट की जगह क्या हो जाएगा, पर मोल। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -27, है ना, 7 दूनी का क्या कर लीजिए 14, है ना, तो 0.4 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट पर मोल हो गया, ठीक है। ये डेल्टा HN हो गया। अगर कैसा रहता स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो है, लेकिन इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, वीक एसिड के साथ करवा रहे हैं। CaOH हॉल ट्वाइस जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CH3COOH, जो कि कैसा है, वीक एसिड है। और मैं बता चुका हूं कि जब भी आपके पास अगर कैसा होता है, वीक एसिड होता है, क्या होता है बेटा, वीक एसिड रहेगा, तो जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी उससे कम एनर्जी निकलेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी ये खा जाएगा। कितना एनर्जी ये खा रहा है बताओ तो, 0.3 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब अगर 1 मोल ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो 0.3 एनर्जी खाएगा। और इसके 1 मोल से इसके रिएक्शन कराने के लिए इसका कै मोल की जरूरत पड़ेगी, 2 मोल की जरूरत पड़ेगी, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगा ना। यहाँ बैलेंस फैक्टर क्या है, 2 है। इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करेगा तभी तो बनेगा ना। क्या बनेगा जरा मुझे बताइए, CH3COO का हॉल ट्वाइस, ठीक है, और साथ में कैल्शियम, है ना, बनेगा ना, कैल्शियम एसीटेट। तो इसका 1 मोल के लिए इसका कै मोल चाहिए, हमें 2 मोल चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर 1 मोल CaOH हॉल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करता, ठीक है, तो कितना एनर्जी निकलना चाहिए था, मैंने अभी लिखा था नीचे, है ना, मैंने वैल्यू लिखा था कितना, 27.4, इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी, है ना। लेकिन इससे क्या है, 0.6 कम निकलेगा। 0.6 क्या होगा, कम निकलेगा। क्यों 0.6 कम निकलेगा, इसलिए कि 0.3 तो ये खा गया। 1 मोल अगर ये रिएक्शन करेगा तो 0.3 बताते ना घपला हो जाता है, आयोनाइजेशन के नाम पे कुछ ना कुछ खा जाएगा। निकलना कितना चाहिए था जरा मुझे बताओ, 27.4, उसमें कितने का घपला हो गया, 0.6 का, क्योंकि ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है अगर 0.3 एनर्जी दोगे तभी हम क्या है, आयोनाइज करेंगे, अपना बॉन्ड तोड़ेंगे और रिएक्शन करने जाएंगे, ठीक है। तो 1 मोल इतना खा रहा है, इसके 2 मोल को हमको रिएक्शन करवाने, इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए,
तो इसका 2 मोल कितना एनर्जी खाएगा, इसका 2 मोल 0.6 एनर्जी खा जाएगा, किसमें, आयोनाइजेशन में। निकलना कितना चाहिए था, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो कुछ एनर्जी नहीं खाता, पूरा पूरा इतना निकल जाता, लेकिन अब इतना क्या है, कम निकलेगा। तो 27.4 में से 0.6 को क्या तुमको घटा देना है, या कम एनर्जी रिलीज होगा, तो उसमें से घटा दो बेटा, कितना आएगा बताओ, इसमें से घटा दो, यही वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है ना। 0.6 कम कर दो, समझ गए। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का है, ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए अब अगला कह रहा है एनर्जी में, तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कुछ बताना है, खाली n+L की वैल्यू निकालते हैं बेटा, n+L की वैल्यू निकालना है, निकालते चलो। तो यहाँ पे निकालोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7, 5 के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6। इसमें कुछ करना नहीं है बेटा, n+L ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, आसान सवाल है। 84 नंबर। अब 85 कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये तो सही है, मैं बताया हूँ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये होता है। फिर लिखा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल आर ग्रेटर, है ना, स्टेबल ड्यू टू क्या होता है, इसमें एक्सचेंज एनर्जी जाता होता है, साथ में क्या होता है, सिमेट्री होता है, और साथ में क्या होता है, बैलेंस्ड अरेंजमेंट होता है। देखो यही रीजन है, पूछेगा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्यों स्टेबल होता है, तो इसका 3 रीजन होता है। पहला तो सिमेट्रिकल होता है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं, साथ में बैलेंस्ड अरेंजमेंट होता है, तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। चलिए लिखा है 2s ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी देन 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हमें बार बार बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन लाइक एटम में 2s बराबर 2p होता है, कि वहाँ पे n+L का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, वहाँ सिर्फ n को हम डिसाइड करते हैं। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में 2s बराबर 2p, 3s बराबर 3p बराबर 3d, बहुत बार सवाल ये दिया गया है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉन है, तो n+L, हाइड्रोजन या सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ n देखते हैं, ठीक। अगला पूछा डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन बाय, तो ये सही है आपका बेटा, तो 85 भी आपका हो गया। चलिए अब ये कह रहा है कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है, कितने लोग हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे 300 नैनोमीटर पे। तो पहले आप यहाँ से 300 नैनोमीटर आप गिला रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ लाइट निकाल लीजिए। तो एनर्जी ऑफ लाइट कितना हो जाएगा 1240 और बटे में 300, आप कटाएंगे इसको तो लगभग ये 4.1 आएगा, लगभग बेटा 4.1 आएगा ये, है ना, इट विल कम 4.1, ठीक ना, ये 4.1 आ गया बेटा कटाने के बाद। तो 4.1 एनर्जी हम गिरा रहे हैं, यहाँ पे 2.4 है वर्क फंक्शन तो निकल जाएगा, 2.3 है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2.2 है यहाँ भी निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा, लेकिन ये 3 वैल्यू जो है वो 4.1 से ज़्यादा है ना वर्क फंक्शन, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो हो गया ये आपका 86। ये कितनी बार सवाल मैं दे चुका हूँ तुम लोगों को। मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब MgCO3 है ना, इम्प्योर है, इसको हम गर्म करने पे क्या हमें बन रहा है, CO2 बन रहा है बेटा, ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है बेटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 20 ग्राम है, लेकिन ये 20 ग्राम क्या है बेटा, इम्प्योर है बेटा, इम्प्योर है, ये इम्प्योर है बेटा, ठीक है। और इससे जो MgO बन रहा है क्या ग्राम, 8 ग्राम, वो तुम्हारा क्या है बेटा, प्योर है। जो देखो जैसे MgCO3 20 ग्राम है, तो इम्प्योर का मतलब क्या है, 20 ग्राम एक्चुअली में 10 15 16 18 ग्राम क्या है, MgCO3 रहेगा, 2 ग्राम इम्प्यूरिटी रहेगा। अब जो इम्प्यूरिटी है उससे तो MgO बनेगा नहीं, MgO उसी से बनेगा जो प्योर है ना। तो मास का सवाल तुम मास से कर सकते हो, ठीक है, या मोल से कर सकते हो। तो MgCO3 का पहले मोल निकाल लो बेटा। तो MgCO3 का मोल निकालोगे तो इसका जो है वो 40 आता है मोलर मास, 24 और 16 है ना। तो ये 40 है तो क्या मोल आ जाएगा, 0.2 मोल। अगर ये 0.2 मोल MgO है तो MgCO3 भी क्या मोल रहा होगा बेटा, 0.2 मोल ही रहा होगा, 0.2 मोल रहा होगा शुरू में। अगर 0.2 मोल प्रोडक्ट बना है और एक से एक बन रहा है, तो अगर 0.2 मोल MgO तो प्योर से ही बनेगा ना। मान लो MgCO3 20 ग्राम है, उसमें 0.2 ग्राम MgCO3 है, बाकी कुछ इम्प्यूरिटी है। जो 0.2 ग्राम है MgO में चेंज हुआ होगा, बाकी नहीं चेंज हुआ होगा। इम्प्यूरिटी है तो कहाँ से चेंज होगा, वो तो कुछ और है ना। तो अगर ये 0.2 ग्राम MgO बना है, मतलब MgCO3 ओरिजिनल 0.2 मोल रहा होगा, बाकी कुछ और रहा होगा। अब अगर ये 0.2 मोल है तो इसका मास निकाल लो बेटा। तो मास कैसे आता है, मोल इंटू मोलर मास से गुना कर लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 16.8 ग्राम, 8 ग्राम। तो देखो 16.8 ग्राम क्या है, प्योर MgCO3 है जो MgO में चेंज हुआ। बाकी 20 ग्राम है टोटल, 20 ग्राम तो इम्प्योर है ना, तो बाकी कुछ और है इसमें है। जो 3 ग्राम है 3.2 ग्राम कुछ इम्प्यूरिटी है। तो प्यूरिटी कितना हो गया, तो 16.8 ग्राम है भाई आप। और कै ग्राम में है 16.8 ग्राम, आप जो 16.8 ग्राम हो कै ग्राम में है, तो 16.8 ग्राम जो है आप 20 ग्राम में है, इंटू 100 कर लीजिए बेटा, तो आपकी परसेंटेज प्यूरिटी आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। ये जो है आप कितने में है,
16.8 ग्राम है, 0.2 मोल है मतलब 16.8 ग्राम हो। कै ग्राम है टोटल? 20 ग्राम इम्प्योर है उसमें, आप इतने ग्राम है निकालिए, 84% आ जाएगा। ये मैं बार बार दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें तो कुछ है नहीं, 80 खाली मिलाना है, तो मोलारिटी का आप जानबे करते हैं, मोल पर लीटर है, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है, मोल का मोले होता है, मोलालिटी आप जानते हैं मोल पर केजी। चलिए अब लिखा है कि इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है कहाँ कहाँ, तो क्रॉस चेक करना होगा। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3 और C OOH। तो यहाँ जब रेशियो आप निकालेंगे तो यही तो रेशियो आएगा बेटा ये, ठीक। उसी तरह आप ग्लूकोज का निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है C6H12O6, और यहाँ से भी आप रेशियो निकालेंगे तो यही आएगा। उसके बाद आप मिथाइल अल्कोहल ले लीजिए, CH3OH, तो यहाँ पे रेशियो जो आपका आएगा CO और H4 आएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपका होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका गया। इसी तरह आप देख लीजिए, किसी में नहीं मैच करेगा, है ना, खाली रेशियो निकाल देखना, सिर्फ 2 जगह मैच करेगा। इन दोनों जगह रेशियो क्या है? सेम है बेटा, बाकी जगह सेम नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 89 का। चलिए अब 89 के बाद 90 है। ये लिखा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, थोड़ा पढ़ लीजिएगा बेटा। तो लिखा द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट वो लिमिट द प्रोडक्ट। सही है, जो रिएक्टेंट पहले खत्म होता है वो लिमिटिंग रीजेंट, वही बताता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। फिर सबस्क्रिप्ट इन द फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन नॉट बी चेंज ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सही है ना। अब जैसे मान लो कहीं MgCl2 है, ठीक है, तो जब इसको बैलेंस करोगे तो इसका पहले वाला चेंज करो ना, इसी को Cl2 को Cl4 कर दोगे, है ना। ऐसे तो होता नहीं है। तो ये जो है सबस्क्रिप्ट हमेशा क्या है? सेम रहता है। तो वही चीज़ कह रहा है, जो MgCl2 है जो भी सबस्क्रिप्ट हमेशा सेम रहेगा, वो नहीं बदलता है। तो ये भी तुम्हारा सही है। फिर लिखा है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट एच बोथ साइड। तो देखो बहुत बच्चे कन्फ्यूज करेंगे बेटा, लेकिन एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट है, एलिमेंट का सेम मोल नहीं होता है, एटम का सेम मोल होता है। O2 इज ऑल्सो ए एलिमेंट, H2 इज ऑल्सो ए एलिमेंट, समझ गए। तो H2 का सेम मोल नहीं होता है, एटम का सेम मोल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे C+O2 से हम CO2 बना रहे हैं, ठीक है ना, C+O2 से, या CH4+2O2 से CO2+2H2O बना रहे होते हैं, समझ रहे हैं। तो किसका मोल सेम होगा, समझ रहे हैं। O2 का मोल थोड़े हर जगह सेम होता है, ठीक है ना, एटम का मोल सेम होता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि O2 O3 है। आप सीधी सी बात, ये सिंपल सा रिएक्शन देख लीजिए ना, 2O2 या O3 बराबर क्या हम लिख रहे हैं? 3O2। तो ये O3 भी एलिमेंट है और O2 भी एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट का मोल बराबर है। एटम्स का मोल बराबर होता है, एलिमेंट का मोल बराबर नहीं होता, ठीक है। चलिए अब ये आसान सवाल है। 50 kg N2 है, 10 kg H2 है, मिक्स टू प्रोडक्ट NH3 है, तो लिमिटिंग रीजेंट निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं बेटा, N2 और +3 H2 लिख लो, बराबर क्या लिख दो? 2 NH3 लिख दो। दोनों का वजन है, इसका वजन है 50 और इसका वजन कितना है? 10। दोनों का पहले मोल निकालो, फिर लिमिटिंग भाग दो। जैसे मोल निकालने के लिए क्या होगा? 28 से यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, तो ये मास किलो मोल आएगा बेसिकली। और यहाँ पहले 2 से भाग देंगे बेटा, ठीक है। ये किलो मोल आ गया। फिर जो किलो मोल आया उसमें फिर से कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ 1/3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो कोफिशिएंट 1 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारा जो है इसमें डाई नाइट्रोजन है, वही तुम्हारा क्या है? लिमिटिंग एजेंट आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, H2 जो है वो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट है तुम्हारा बेटा ये, ठीक है। अगला लिखा 0.5 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो आसानी है बेटा, CH4 अगर रिएक्शन कराओगे तो CH4 + 2O2 बराबर क्या बनता है बेटा? CO2 और +2 H2O। तो इसका अगर आधा मोल है बेटा, तो इसका भी आधा मोल ही रहेगा ना बेटा, आधा मोल ही रहेगा। अगर पहले का आधा मोल तो दूसरे का भी आधा मोल, +2 H2O ही मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अगर इसका आधा मोल तो इसका भी आधा मोल मतलब 22 ग्राम, तो सही है। और N2H2 वाला कर ही लोगे, लाल वाला कितनी बार बताया गया है, ठीक है। तो पेपर का डिस्कशन तुम्हारा पूरा हो गया है, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।